तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 104 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था पूरी दुनिया भर से काफी सारे किलर पहुंच चुके होते हैं कोरिया में, और ऑब्वियसली इन सबको यहाँ पे बुलाया होता है तेहवा ने, और तेहवा ही वो इंसान होता है जिसने प्योंगयन चो को मरवाया था। इसलिए आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं गिगवेन चो को, जो कि तेहवा को बोल रहा होता है, तेहवा क्या ये सब कुछ तो तुमने करवाया है? क्या तियान वाई तियान का वारिस बनना तुम्हारे लिए इतना ज्यादा जरूरी था कि तुम इस हद तक गिर चुके हो? तेहवा एक स्माइल के साथ कहता है, गिगवेन धीरे धीरे करके तेरा सब कुछ बर्बाद होने वाला है और शुरुआत होगी तेरे दोस्त और परिवार से। मैं ये सब कुछ सिर्फ तियान वाई तियान ग्रुप का सक्सेसर बनने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है तू पहले से ये बात जानता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और गिगवेन अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे इस बात का अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है। मुझे कुछ हद तक इस बात का आइडिया है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जिस वक्त गिगवेन और उसका बड़ा भाई छोटे थे दोनों के दोनों, और इस सीन के साथ साथ में हमें बड़े वाले गिगवेन की वॉइस ओवर आ रही होती है। गिगवेन कहता है, ये सब कुछ तब शुरू हुआ था जब हम बच्चे थे। हमारे फादर हमेशा काम में बिजी रहते थे और हम दोनों को सिर्फ एक ही मकसद के लिए बड़ा किया जा रहा था, और वो मकसद ये था कि ताकि हम तियान वाई तियान ग्रुप के वारिस बन सकें। लेकिन तियान वाई तियान ग्रुप के वारिस की इस जंग में हम दोनों सगे भाइयों के बीच में कभी भी कोई दरार नहीं आई थी, बल्कि मेरा रिश्ता तो मेरे भाई के साथ और ज्यादा मजबूत हो गया था। दुनिया की नजर में हमें एक दूसरे का दुश्मन होना चाहिए था, जो कि तियान वाई तियान ग्रुप के सक्सेसर बनने के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। हम दोनों भाई एक दूसरे पे बहुत ही ज्यादा भरोसा करते थे और एक दूसरे का हर सिचुएशन में साथ देते थे। इसी के साथ साथ में हम देखते हैं गिगवेन अपने बड़े भाई के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है। बास्केटबॉल खेलने के बाद गिगवेन का बड़ा भाई पानी पी रहा होता है, और गिगवेन बगल में ही बैठ के अपने बड़े भाई को बोल रहा होता है, भाई मेरा एक सपना है, मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। लेकिन ये सुन के गिगवेन का बड़ा भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और उसके मुंह पे जितना भी पानी होता है वो गिगवेन के मुंह पे गलती से थूक देता है, और हैरान हो गए गिगवेन को कहता है, क्या एक आर्टिस्ट? आखिर इस बात से तेरा मतलब क्या है? फालतू की बातें करना बंद कर, या तो इतनी जल्दी हार मान जाएगा? गिगवेन कहता है, भाई सच में मैं सक्सेसर नहीं बनना चाहता। गिगवेन का बड़ा भाई कहता है, लेकिन गिगवेन तुझे पता है हमारे फादर कितने बड़े लड़कीबाज हैं। किसको पता उनकी कब नई औलाद हमारे सामने टपक पड़े। हमें नहीं पता हमारे फादर ने कितने बच्चे पैदा करके रखे हैं और कितनी औरतों से करके रखे हैं, और वो बच्चे कभी भी हमारे सामने टपक पड़ सकते हैं और बोल सकते हैं कि उन्हें भी सक्सेसर बनना है, और मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। और इसीलिए हम दोनों इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अपने फादर के वसीयत के असली मालिक सिर्फ हम दोनों हैं। लेकिन गिगवेन अपने बड़े भाई को कहता है, तुम चिंता मत करो भाई, अगर हमारे सामने कोई ऐसा आ भी गया जो सक्सेसर बनना चाहता होगा तो उस वक्त मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा ताकि तुम तियान वाई तियान ग्रुप के सक्सेसर बन सको। इसके बाद हमें दोबारा से गिगवेन की वॉइस ओवर आती है, मैंने उस वक्त अपने बड़े भाई को जो कुछ भी कहा था मैंने वो सच में कहा था। मैं चाहता था मेरा बड़ा भाई सक्सेसर बने, ना कि मैं। सक्सेसर बनने की जंग में मैं अपने बड़े भाई से लड़ना नहीं चाहता था, मैं हम दोनों के रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता था। और यार इसलिए इन दोनों भाइयों के रिश्ते कुछ हद तक काफी समय तक अच्छे चले। लेकिन इसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जब ये दोनों थोड़े बड़े हो चुके होते हैं, और गिगवेन प्योंगयन चो को भी बताता है कि उसको एक आर्टिस्ट बनना है, उसको सक्सेसर नहीं बनना। और प्योंगयन चो गिगवेन को कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक आर्टिस्ट अच्छे पैसे कमाता है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं। लेकिन गिगवेन तू अपनी जिम्मेदारी को छोड़ रहा है सिर्फ एक मामूली सा आर्टिस्ट बनने के लिए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुझे तियान वाई तियान ग्रुप का सक्सेसर बनना होगा। गिगवेन कहता है, लेकिन फादर मैं। प्योंगयन कहता है, मैंने कहा ना नहीं, अब फालतू की बातें करना बंद कर और शांत हो जा। मैंने तुम दोनों को यहाँ पे किसी से मिलवाने के लिए बुलाया है। और इस समय यहाँ पे एंट्री होती है तेहवा की, जो उस समय काफी ज्यादा छोटा था। बल्कि गिगवेन तो उस समय सोच रहा था कि उसके फादर उसको लेक्चर देंगे, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसके फादर अपनी आखिरी यानी कि तीसरी औलाद को उनसे मिलवाएंगे, जो कि होगी तेहवा। तेहवा छोटे में एक लड़की जैसा लग रहा होता है और अपना सर झुका के गिगवेन लोगों को कहता है, आप लोगों से मिलके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। गिगवेन को पता चल जाता है ये बच्चा उन्हीं का भाई है, इसलिए गिगवेन प्योंगयन को कहता है, फादर आखिर ये क्या है, आखिर इसका क्या मतलब हुआ? प्योंगयन कहता है, मुंह बंद, मुझे पता है तुम लोगों को अभी ये कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन ये चीज पहले से ही डिसाइड हो चुकी थी। इसके बाद प्योंगयन तेहवा को कहता है, तेहवा आज से और अभी से तुम गिगवेन का साथ दोगे। गिगवेन यानी कि मेरा दूसरा बेटा, तुम उसका साथ दोगे ताकि वो तियान वाई तियान ग्रुप को नई ऊंचाइयों में ले जा सके। ये बात सुन के गिगवेन काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो तो सक्सेसर बनना ही नहीं चाहता था। इसलिए गिगवेन इस बारे में अपने फादर से बात करने की
कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतने में ही गिगवैन का फादर यानी कि प्योंगयन चो कहता है, गिगवैन तू बिल्कुल सही समझा, मैंने तुझे चुना है, तू ही बनेगा त्यान वाई त्यान ग्रुप का सक्सेसर। तेहवा एक जीनियस है और इसकी एबिलिटीज काफी ज्यादा कमाल की हैं और ये तेरी मदद करेगा। भले ही तेहवा अभी काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन उसको कम समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। और इसी के बाद से शुरुआत हुई थी सारे के सारे लफड़े की, क्योंकि प्योंगयन सक्सेसर बना रहा होता है गिगवैन को, जिस बात से प्योंगयन के बड़े भाई की किलस चुकी होती है। गिगवैन तो अपने बड़े भाई से दुश्मनी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसके बड़े भाई ने खुद उससे दुश्मनी कर ली थी, क्योंकि गिगवैन के बड़े भाई को त्यान वाई त्यान ग्रुप का सक्सेसर बनना था। और गिगवैन यहाँ पे फालतू के लफड़े में फंस चुका होता है, जिस लफड़े में वो कभी भी फंसना नहीं चाहता था। यानी कि अब आसान शब्दों में आपको बताता हूँ जिस किसी को समझ नहीं आया है। प्योंगयन जो चाहता था कि गिगवैन सक्सेसर बने, लेकिन गिगवैन सक्सेसर नहीं बनना चाहता था। बट प्योंगयन चो ने तेहवा को कहा था कि तुम्हें गिगवैन की मदद करनी है, और गिगवैन तो क्योंकि सक्सेसर बनना ही नहीं चाहता था, इसलिए तेहवा को भी गिगवैन के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसको तो उसकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन ये साला तो बनना ही नहीं चाहता। और ऊपर से गिगवैन का बड़ा भाई हर कोशिश कर रहा था सक्सेसर बनने की, इसलिए तेहवा का इन सारी की सारी बातों से दिमाग खराब हो गया था कि मतलब उसको क्यों लेके आए हैं यहाँ पे। उसका काम था गिगवैन को सक्सेसर बनाना, और ये साला बन नहीं रहा है, और बड़ा भाई फालतू का जबरदस्ती बन रहा है। इसलिए तेहवा ने सोचा इन सब की ऐसी की तैसी अब मैं इनको बताता हूँ कि सक्सेसर कैसे बना जाता है। इसलिए उसने गिगवैन के बड़े भाई को मरवा दिया और प्योंगयन चो को भी मरवा दिया। और गिगवैन के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ होता है वो सारी की सारी मेमोरी उसके दिमाग में प्रेजेंट मोमेंट में चल रही होती है। प्रेजेंट मोमेंट में तेहवा गिगवैन के कंधे में हाथ रख के कहता है, क्या हुआ गिगवैन, तेरी पुरानी यादें वापस आ गई हैं क्या? याद कर हमारे बड़े भाई ने हमारे साथ क्या करने की कोशिश करी थी और उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ था। गिगवैन तू एक नंबर का खुदगर्ज इंसान है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, गिगवैन को बताओ कि उसकी वजह से मुझे कितना ज्यादा दर्द सहना पड़ा है अपनी जिंदगी में। इस बेवकूफ की जो जिम्मेदारियां थी इसने वो नहीं निभाई, जिस वजह से मुझे भी काफी सारे दुख सहने पड़े। लेकिन जैसे ही तेहवा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरफ घूम के देखता है, उस वक्त तक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जमीन में बेहोश पड़ा हुआ होता है और उसके गले में एक इंजेक्शन लगा हुआ होता है, और ऑब्वियसली वो इंजेक्शन लगाया होता है सैरा सिन ने। लेकिन पिछले चैप्टर में हमने देखा था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने सैरा सिन के पेड़ में कुछ चीज घोप दी थी, बट सैरा सिन को मारना इतना आसान नहीं है। सैरा सिन इस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की माँ है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को तो सैरा ने बहुत ही इजीली निपटा दिया होता है। इसके बाद एक स्माइल के साथ वो कहती है, उप्स, लगता है ये बेहोश हो गया। तेहवा, जैसा कि तुम देख सकते हो बेकोहाम को हराना इतना आसान नहीं है। तो तुम क्या बोल रहे थे? बोलना कंटिन्यू करो, मैं तुम्हारी बाकी की बची कुची कहानी भी जानना चाहती हूँ। मुझे बताओ तो फिर क्या हुआ था उसके बाद? तेहवा एक गहरी सांस लेता है और कहता है, हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम जानना चाहती हो हमारे बड़े भाई के साथ क्या हुआ है ना? सैरा कहती है, नहीं, मुझे वो बात नहीं जाननी। तूने कुछ देर पहले कहा था कि तूने बेकोहाम के सर पे भी इनाम रखवाया है, मुझे उस बारे में जानना है। क्या जो तूने इनाम रखवाया है उस वजह से दुनिया भर के लोग हमें मारने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं? वहीं एक सीन में हम देखते हैं जहाँ पे हांचो शियोंग होता है, उसके चारों ओर भी काफी सारे लोग खड़े होते हैं जो कि किसी दूसरे देश से होते हैं। वहीं जो जिनचोल पार्क होता है उसे भी चारों तरफ से काफी सारे लोगों ने घेरा हुआ होता है। साथ ही साथ में मैनेजर किम लोगों के सामने भी काफी सारे लोग खड़े होते हैं। और वहीं सैरा तेहवा की तरफ चल के आ रही होती है और कहती है, मुझे बताओ तुमने दुनिया भर से कितने लोगों को बुलाया है और इस वक्त वो कहाँ पे हैं? क्या तुमने दुनिया के कोने कोने से यहाँ पे काफी सारे लोगों को बुलाया है, जैसे कि इंडिया से, फिलीपीन से, साथ ही साथ में थाईलैंड जैसी जगहों से भी तुमने यहाँ पे काफी सारे लोगों को बुलाया है ना? मेरा मतलब मैं ये सारी बातें इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है तुमने काफी ज्यादा अच्छी कोशिश करी है, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात के बारे में तो तुम भूल ही गए। क्या तुम्हें सच में लगता है जितने भी लोगों को तुमने बुलाया है वो सारे के सारे एक ही चीज सोच रहे होंगे? और होता भी यही है, वो सारे के सारे लोग एक चीज नहीं सोच रहे होते, क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं वो वाला सीन जहाँ पे गो होता है और गो को जो बंदे मारने के लिए आए होते हैं, यानी कि जो गो से फाइट कर रहे थे, अब वो लोग गो से फाइट नहीं कर रहे होते और गो चुपचाप से खड़ा होकर उन सबको देख रहा होता है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे एक दूसरी ही गैंग पहुंच चुकी होती है और दो गैंग्स के बीच में यहाँ पे फाइट छिड़ चुकी होती है। गो के सामने भी मार काट मची हुई होती है और गो कहता है, क्या आखिर ये नमूने कौन है? यहाँ पे अचानक से आके इन्होंने तो तलवार से सबको काट के रख दिया। आखिर ये काले कोट वाले बंदे यहाँ पे कौन से देश से आए हैं? और यार ये जो काले कोट वाले बंदे गो के सामने के सारे बंदों को मार रहे होते हैं, ये काले कोट वाले बंदे सिर्फ यहीं पे मौजूद नहीं होते, ये पूरे के पूरे कोरिया में फैल चुके होते हैं। जहाँ पे हांचो शियोंग होता है वहाँ पे भी इन काले कोट वाले बंदों ने सबको काट के रखा हुआ होता है। यहाँ तक कि जहाँ पे मैनेजर किम होते हैं वहाँ पे भी इन काले कोट वाले बंदों ने सबको काट के रखा होता है। मतलब ये काले कोट वाले अकेले ही काफी सारे देशों से अकेले लड़ रहे होते हैं। हम देखते हैं इन काले कोट वालों के साथ एक सफेद कोट वाला बंदा भी होता है जो मैनेजर किम को कहता है, ओए कोरियन, क्या तू बेकोहाम से है? और ये जो सफेद कोट वाला बंदा होता है ये होता है क्योंगशुंगवे गैंग के हेडक्वार्टर्स से। इसका नाम होता है लाइटनिंग शॉट रैन रूसी और ये ब्लेड ऑफ क्योंगशुंगवे नाम से भी फेमस होता है। और अगर आपने मैनेजर किम के पिछले सारे चैप्टर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि क्योंगशुंगवे गैंग है कौन आखिर। वहीं दूसरी
दूसरी तरफ हम देखते हैं सैरा तेहवा को बोल रही होती है, मैं तुमसे ये सारी की सारी बातें इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम्हारे और हमारे बीच में कई सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़े से पागल हैं। साथ ही साथ में जापान की गैंग में भी ऐसे काफी सारे लोग हैं। इसलिए भले ही हम दोनों आपस में दुश्मन है, लेकिन मुझे लगता है जिस नाव पे अभी हम सवार हैं उसी नाव पे तुम भी सवार हो। सैरा तेहवा के बिल्कुल करीब आ चुकी होती है, लेकिन तेहवा को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि सैरा तेहवा से फ्लर्ट करने के लिए उसके करीब नहीं आई है, बल्कि उसको इंजेक्शन लगाने के लिए आई है। और सैरा तेहवा के भी इंजेक्शन लगा देती है और तेहवा को पता भी नहीं चलता। बस तेहवा अपने सामने देख रहा होता है सैरा को, जो कि उससे थोड़ी धुंधली धुंधली दिखाई दे रही होती है। और इसी दौरान सैरा बोल रही होती है, उम्मीद करती हूँ तुमने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा तेहवा। और इसी के साथ तेहवा जमीन में गिर के बेहोश हो जाता है। और भाई लोग सच में सैरा सिन से मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ, क्योंकि सैरा एक ऐसी लड़की है जिसने लुकिसम के सैमुअल सीओ को भी बेहोश करा था इंजेक्शन देके। और सैमुअल सीओ भी एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। तो खैर तेहवा के बेहोश होने के बाद सैरा गिग्वैन को कहती है, चलो इससे हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, मैं जरा बॉस को कॉल मिला के पूछती हूँ कि वहाँ पे क्या हाल है। इसके बाद सैरा टॉम को कॉल मिलाती है और टॉम सैरा को कहता है, यो सैरा, क्या वहाँ का सारा काम पूरा हो चुका है? सैरा कहती है, हाँ लगभग, क्या आप यहाँ पे पहुँचने वाले हो? टॉम कहता है, हाँ तुम ये बोल सकती हो, लेकिन अभी हमारे सामने एक छोटी सी परेशानी है। मेरे सामने कुछ जापानी लोग खड़े हैं जो मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं इनको निपटा के जल्दी से वहाँ पे आता हूँ। लेकिन इतने में ही जो बंदा टॉम के सामने खड़ा होता है वो तलवार निकाल के एक कमाल का अटैक करता है टॉम के ऊपर, जो कि बहुत ही सटीक तरीके से टॉम के बालों में जाके लगता है और टॉम के बाल खुल जाते हैं। जिस बंदे ने ये अटैक करा होता है वो टॉम को कहता है, तुझे देख के लगता है तू ही बेकोहाम का बॉस है ना? बेकोहाम के बॉस, मैं बहुत देर से तेरा ही इंतजार कर रहा था। और यार ये जो बंदा टॉम के सामने खड़ा होता है ये कोई मामूली बंदा नहीं होता, ये होता है क्युंगशुंगवे गैंग का प्रेसिडेंट, जिसका नाम होता है तोकुतारो फुजिमोरी। और आप समझ सकते हो कि इसके बंदे पूरे के पूरे कोरिया में फैल के सबको तलवार से काट रहे हैं। तो इस बंदे के पास कितनी ज्यादा पावर होगी और अकेले में भी ये बंदा खुद कितना ज्यादा पावरफुल होगा। टॉम तोकुतारो को देख के अभी काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और कहता है, याद आ गया, मुझे याद आ गया, तेरी ये नकली आंख मुझे बिल्कुल उस छपरी की याद दिला रही है। क्या यहाँ पे तो अपने साथी की मौत का बदला लेने के लिए आया है? और यहाँ पे टॉम बात कर रहा होता है यूकी फुजिमोरी की, जिसको टॉम ने सिर्फ एक ही मुक्के में जान से मार दिया था। और तोकुतारो फुजिमोरी उसी का बदला लेने के लिए यहाँ पे आया होता है। और यार तोकुतारो इतनी बड़ी गैंग चलाता है, इसलिए मुझे लग रहा है ये बंदा भी काफी ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प बात तो ये है कि चाहे ये कितना भी खतरनाक हो जाए, लेकिन इसके सामने अभी टॉम ली खड़ा है, इसीलिए आगे के चैप्टर काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। मतलब कि इस मानवा में अभी हर चीज खतरनाक ही चल रही है, कुछ भी नॉर्मल नहीं चल रहा। इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बोलने वाली बात नहीं है, तो कर लेना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।